तो समाज शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों को मेरा नमस्कार। समाज शास्त्र का मॉडल पेपर कक्षा 12 सोशोलॉजी का मॉडल पेपर 2025 आपकी परीक्षा आपके सिर पर है। समाज शास्त्र की जो पेपर होना है, आपका समाज शास्त्र का पेपर 8 मार्च को होना है। तो आइए, समाज शास्त्र 2025 का ये मॉडल पेपर है। सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपका बोर्ड का पेपर देखने को मिल सकता है। यहां से बहुत सारे प्रश्न फंस भी सकते हैं, 2-4 भी फंस सकते हैं, कुछ ना कुछ तो फंस सकता ही है। इस पेपर को बखूबी समझिए। ऐसे ही पैटर्न पर सेम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का मॉडल पेपर है ये, और ऐसे ही पैटर्न पर ये न्यू अपडेटेड पैटर्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो इसे बखूबी समझिए। इसके एक एक प्रश्न पर हम थोड़ी सी चर्चा, जितना ज्ञान होगा हम करते रहेंगे। तो आइए, सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस समझते हैं। यहां पर भैया आपका जो पढ़ा होता है, देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये सबसे पहले काम कर लेना है, आपको पेपर मिलेगा तो भाई ये डेमो पेपर एकदम समझिए। तो एक पेपर मिलेगा तो अनुक्रमांक अपना डाल लीजिए, और पेपर पर नाम डालना अलाउ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी है, यहां पे सिग्नेचर आप करा लीजिएगा कक्ष निरीक्षक के। ये होता है आपका संकेतांक। क्या होता है? ये संकेतांक होता है। इसे आपको आपकी कॉपी में भरना होता है, ठीक है। और ये होता है सब्जेक्ट कोड, इससे आपका लेना देना नहीं होता है। ये 340 HS जैसे हमने बनाया, तो इस 340 HS की तरह आपका 340 कोई भी कोड आगे आ सकता है। तो ये कोई भी कोड हो सकता है, सेम ये नहीं डालना है, आपके पेपर का कोड अलग होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट का समय, 100 का पूर्णांक, और पेपर पढ़िए। 1 से 10 बहुविकल्पी होंगे, 11 से 20 अतिलघुत्तरीय होंगे। और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का जब उत्तर आपको देना है तो 25-30 शब्दों में दे देना है, और जो 21 से 26 तक लघुत्तरीय हैं, इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। यानी एक पेज में एक ही प्रश्न आप लिखिए, ठीक रहेगा। नहीं, 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 से जो 29 है, ये विस्तृत उत्तरीय है, और इनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना होगा। भैया समझ में आई बात? समाज शास्त्र की कॉपी में आपको राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है और लिखने पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो 150 शब्दों में आपसे कहता है प्रश्न, 150 शब्दों में इनका उत्तर दीजिए, तो 150 शब्दों से कम न हो। यानी विस्तृत उत्तरीय का लगभग 3 पेज से ज्यादा, 3 पेज में आप उत्तर दे दीजिए, 2.5 से 3 पेज में विस्तृत उत्तरीय का उत्तर दीजिए। और जो आपके 50 शब्दों में कह रहा है, हो सके तो एक पेज में आधे से ज्यादा पेज भर दीजिए तो अच्छा रहता है। फिलहाल 50 शब्द कहता है, तो कुछ उत्तर आपके ऐसे भी होंगे जो मात्र 4 लाइनों में निपट जाएंगे, 5 लाइनों में निपट जाएंगे। तो एक पेज पर आप अतिलघु उत्तरीय जो 25 शब्दों में कहता है, एक पेज पे 3 के उत्तर दे दीजिए, 3 प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए। और जो कहता है आपके लघुत्तरीय, ठीक है, लघुत्तरीय जो 50 शब्दों में आपको लिखना है, वो एक पेज पे 2 के उत्तर दे दीजिए, या एक पेज पे एक भी आता है, वो उत्तर के हिसाब से होगा। क्योंकि 50 शब्द तो कहता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर 100 शब्दों में भी जा सकते हैं, लघुत्तरीय के भी, ठीक है। और जो 150 शब्दों में कहता है, तो 3 पेज जरूर लिखिए आप। तो इस तरह आपको लिखना होगा। अब यहां पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, 10 जो मैं हल करा रहा हूं। सबको शेयर कर दीजिए इस पेपर को, बहुत जानना जरूरी है आपके लिए कि भाई पैटर्न क्या है बोर्ड का, ठीक है। चलिए, योगेंद्र सिंह की कृति कौन सी है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, या फिर ह्यूमन सोसाइटी? फटाफट आप जवाब दीजिए, मैं इसका उत्तर दे देता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कम कर देते, मैं इसका उत्तर दे देता हूं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गा आपका ये सही है। योगेंद्र सिंह की पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है। अगला सवाल देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है,
जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? अब तो ज्यादा हो गए भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों। ये जो है अब का मामला है, पूछ क्या रहा है 2011 के अनुसार, क्योंकि इसके बाद अभी जनगणना के आंकड़े आए नहीं कभी। तो 121 करोड़ ऑप्शन नंबर खा यहां पे सही होगा। प्रश्न नंबर 3 कहता है जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा था? देखो कथन, पुस्तकें जरूर रटिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न यहां से मिल जाएगा। पहले भी हम कई पेपर समाजशास्त्र के करा चुके हैं। तो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडल पेपर की, जिसमें आपके कक्षा 12 के हिंदी साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर हो, प्री बोर्ड का मॉडल पेपर हो, अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर हो, सब मॉडल पेपर मिलेंगे। कुल मिलाकर जो अब कक्षा 12 की ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सभी विषयों के मॉडल पेपर आपके मिलेंगे। जैसे समाजशास्त्र है, हिंदी साहित्यिक हिंदी है, आपका संस्कृत है, और जितनी भी कला वर्ग की या विज्ञान वर्ग की विषय हैं, सबके मॉडल पेपर हमने वहां पर संकलित कर रखे हैं। तो प्लेलिस्ट मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट कक्षा 12 2025 जरूर सर्च कीजिए, ठीक है। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये कहा किसने? डीएन मजूमदार ने, एससी दुबे ने, मैकाइवर एवं पेज ने, या एमएन श्रीनिवास ने? तो ऑप्शन नंबर का यहां पे सही होगा डीएन मजूमदार। समझ में आई बात? जाति एक बंद वर्ग है, डीएन मजूमदार का कथन है। अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किसका है? आर.के. ब्राउन का, मार्शल का, स्पेंसर का, या स्मिथ का? क्या पूछा है भैया? पूछा है अदृश्य हाथ की अवधारणा, ठीक है। अदृश्य हाथ की अवधारणा किसका है? अदृश्य हाथ की अवधारणा आर.के. ब्राउन, मार्शल, स्पेंसर, स्मिथ, किसका है? तो यहां ऑप्शन नंबर घा यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्मिथ का ये अवधारणा है अदृश्य हाथ। पांचवा सवाल कहता है भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसमें उत्तर आपके प्रश्न है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, बीपी मंडल, काका कालेलकर, या फिर आपके एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। अब यहां देखिए काका कालेलकर, ऑप्शन नंबर गा यहां पे सही है। बहुत सारे मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करने हैं, समझने हैं, जानने हैं, तो modelpaper.info पर चले जाइए, वो वेबसाइट है। और ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स सेक्शन में आप चले जाइए, या फिर मॉडल पेपर का भी एक स्लाइड बना देंगे, तो नोट्स सेक्शन में चले जाइए, मॉडल पेपर सेक्शन में चले जाइए, नोट्स सेक्शन में चले जाइए। नोट्स में आपको कक्षा 12 में पीडीएफ मिल जाएंगी। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए वहां पर, ठीक है। तो काका कालेलकर प्रथम पिछड़े आयोग के अध्यक्ष थे। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? जल्दी जल्दी उत्तर बताओ भाई, कमेंट नहीं पढ़ेंगे, देखो कमेंट पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता। समझो, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपरिक्त सभी। अब ये क्षेत्रवाद प्रबल क्यों होता है? जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, तो क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है भैया? तो ये सारे कारण हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक तो भाषाई प्रेम होता है, जैसे हम अवधी बोलते हैं, आप भोजपुरी बोलते हैं, कोई ब्रजभाषा बोलता है, तो क्षेत्रवाद इसमें प्रबल हो जाता। भाषाई प्रेम होता है इसीलिए क्षेत्रवाद। जैसे मान लो आप लखनऊ से इलाहाबाद गए, या फिर आप लखनऊ से कलकत्ता गए, कलकत्ता में भी कोई लखनऊ का मिल गया, वही नवाबों का शहर है, अवधी बोल दिया आपसे, गजब भैया, अरे तुम तो अपने हो। तो इसलिए क्षेत्रवाद प्रबल होता है भाषाई प्रेम से। असंतुलित आर्थिक विकास, आर्थिक विकास अगर संतुलित नहीं है तो भी क्षेत्रवाद प्रबल होता है। सामाजिक अन्याय और पिछड़ेपन के कारण भी क्षेत्रवाद प्रबल होता है, ठीक है, कि हमारे यहां तो कोई नेता मंत्री आता ही नहीं है, हमसे सब अन्याय कर रहे हैं, हम अपने को अलग मानते हैं, तो वही क्षेत्रवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए।
भैया जी 7वां सवाल है, साक्षात्कार का गुण है यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। तो कहते हैं कि इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का जो है वो गुण है, लचीलापन है, सहभागी अवलोकन है, वस्तुनिष्ठता है, या ये सभी हैं। देखो जो साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार में भैया आपका समझो एक तो लचीलापन भी होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, सहभागी अवलोकन होता है, यानी कि ये सब सही है। ठीक है। 8वां सवाल है, सामाजिक संरचना से तात्पर्य संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है। यह कथन किसका है? ठीक है। तो सामाजिक संरचना से तात्पर्य, क्या कथन क्या है कि सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता, यही सामाजिक संरचना है। और यह कथन किसका है? टॉलकट पार्सन्स का, मैकाइवर एवं पेज का, कार्ल मैनहीम का, या रेडक्लिफ ब्राउन का। समझिए भाई साहब, समझिए, यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या? टॉलकट पार्सन्स का ये कथन है। किसका है? टॉलकट पार्सन्स का। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही भी दे दिया है। फिर अगला देखिए, आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। तो आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है? नए वर्गों का उदय, रोजगार में वृद्धि, साक्षरता में वृद्धि, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भी सही है, ये सभी। देखिए भाई, आधुनिकीकरण होगा तो नए वर्गों का उदय भी होगा, साक्षरता दर भी बढ़ेगी, और रोजगार के नए नए अवसर आएंगे तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। ठीक। तो यहां पर देखिए 10वां अंतिम सवाल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? किस वर्ष में पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? ठीक है। तो 1992, 94, 96 या 98? सही जवाब क्या होगा? सन 1992 में पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। कब? 1992। समझ में आई बात? इसके बाद आते हैं अतिलघुत्तरी। अब यहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि इनको भी हम आपको हल करा दें, क्योंकि हमारा मानना रहता है कि आप पेपर, मॉडल पेपर देखने आए हैं तो कम से कम वहां से उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत लेके जाएं। ठीक, लंबे लंबे नहीं हो पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो सवाल होते हैं जैसे अतिलघुत्तरी, बहुविकल्पी, तो इनको कोशिश करते हैं कि आपको भाई हम हल करा दें। ठीक। अब यहां देखिए क्या कहा गया। यहां क्या कहेगा? सबसे पहला सवाल है और ये 3-3 अंकों में आपका आएगा। जो आपके अतिलघुत्तरी होंगे वो 3-3 अंकों में होगा। जैसे समुदाय से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज समुदाय? समुदाय तो समुदाय समाज में व्यक्तियों का विशेष समूह कहलाता है समुदाय। समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। समुदाय पारस्परिक संगठित, परस्पर जो आपस में जो होता है, आपस में संगठित होता है। समुदाय परस्पर संगठित होता है। समुदाय एक व्यक्तियों का विशेष समूह होता है जिसको हम समुदाय नाम देते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, उसको हम समुदाय कहते हैं। और समुदाय परस्पर संगठित हुआ करते हैं। ठीक, तो ये उत्तर हो गया सवाल नंबर 12। तो समझ में आई बात? ये 3 अंक पक्के समझ में आ गई। तो सामाजिक बहिष्करण से आप क्या समझते? बहिष्करण जानते हो? बहिष्कार करना, अवरुद्ध करना, रोकना, ये होता है बहिष्कार। अब चूंकि सामाजिक बहिष्कार है तो आप शब्द इसके प्रश्न से ही उत्तर खोजिए। सामाजिक मतलब समाज से, बहिष्कार का मतलब बाहर। यानी सामाजिक बहिष्कार का मतलब है कि किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, या राजनैतिक हो, या सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह से
हिस्सा लेने से रोक दिया जाए, अवरुद्ध कर दिया जाए, यही होता है सामाजिक बहिष्करण। हमने क्या बताया आपको कि सामाजिक बहिष्कार का आशय है कि किसी व्यक्ति विशेष को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन में पूरी तरह बैन कर दिया जाए, यानी पूरी तरह हिस्सा लेने से, भाग लेने से रोका जाए। अब इसमें व्यक्तियों को उन अधिकारों और उन अवसरों और उन संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है जो आमतौर पर किसी समूह के सदस्यों को, किसी समाज के समूह के लोगों को उपलब्ध होते हैं। वो अधिकार, वो संसाधन, वो सुविधाएं, वो लाभ से वंचित कर दिया जाता है, और यही होता है सामाजिक बहिष्करण, यानी सोसाइटी से उसको बाहर कर देना। तो बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा आपने, और बना करके भी अपने शब्दों में लिखेंगे तो भी अंक मिल जाएंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं ये, बहुत बार आए हुए सवाल हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट मैंने रखे हैं। जरूर कुछ ना कुछ यहां से जरूर आएगा, आपका मॉडल पेपर ये देखना जाया नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 सेट बनते हैं, अब 7 सेटों में से कहां पर आपका आए कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। आगे देखिए, बाजार से क्या आशय है? भाई सिंपल सी बात है, बाजार कौन नहीं जाता है? पिताजी के साथ बाजार गया है, राम बाजार गया, लक्ष्मण बाजार गया, तो बाजार समझो क्या है। अब बाजार आप जानते हैं, आपके खेत में मूली उगी, आप बाजार में गए, क्या किया? उनको बेच दिया। या आप बाजार गए, नहीं बेचा तो आप खरीदने जाते हैं। तो बाजार का सिंपल एक अर्थ है कि आप कुछ खरीदने जाएंगे या कुछ बेचने जाएंगे। बाजार में यही करने आदमी जाता है, शादी विवाह बाजार में तो होते नहीं है। या फिर बाजार में आपको कोई सुख सुविधाएं जो मिलती हैं वो समाज वाली थोड़ी मिलती हैं, तो विवाह नहीं मिलता है, या बर्थडे मनाने बाजार में कोई नहीं जाता है। तो बाजार क्या है समझो, बाजार का मतलब है वो जगह, वह स्थान जहां वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। अब बाजार 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक हो सकता है या आभासी हो सकता है। भौतिक क्या है? जो आपके सामने एक आदमी बैठा, विक्रेता फल बेच रहा है, तो भौतिक रूप से बेच रहा है। और कुछ आभासी होते हैं जिनका आभास होता है, ऑनलाइन जैसे आप शॉपिंग करते हैं, ये आभासी बाजार हो गए। तो भौतिक बाजार में क्या होता है, खरीदार और विक्रेता सीधे तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, और आभासी बाजार में खरीदार विक्रेता के बीच में कोई संबंध नहीं होता, कोई एक और बिचौलिया होता है, जिसे ऑनलाइन ब्रोकरेज या एक आभासी बाजार का उदाहरण कह सकते हैं, है ना। ऑनलाइन ब्रोकरेज, जैसे आप शेयर मार्केट का कोई ऐप यूज कर रहे हैं, ये क्या हो गया? आभासी बाजार हो गया। तो ऑनलाइन ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन ब्रोकिंग मतलब दलाली, मतलब दलाली का मतलब क्या होता है? ब्रोकर, बीच का बिचौलिया का काम करने वाला। आपको, यानी वो बिचौलिया है, वो कुछ परसेंट लेकर के वो कुछ आपसे फीस लेकर के, और आप क्रेता हैं तो विक्रेता से आपको मिलवा देता है, या आप विक्रेता हैं तो क्रेता से मिलवा देता है, तो वही हो जाता है ब्रोकर। तो वही मामला है आभासी बाजार और भौतिक बाजार में, यही अंतर है। यह भी पूछा जा सकता है कि भौतिक बाजार और आभासी बाजार में क्या अंतर है। आप सपोज दैट मूली खरीदने जाते हैं सब्जी मार्केट से, तो मूली आपने खरीदी, ये हो गया भौतिक बाजार। और आपने अभी एक ऐप डाउनलोड किया और शेयर मार्केट में 100 रुपए लगाए, तो ये हो गया आभासी बाजार, ठीक है, ऑनलाइन सामग्री। अब देखिए, बाजार समझ गए। लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? भाई जन्म के समय या तो लड़का होगा या लड़की होगा, या फिर थर्ड जेंडर होगा, ठीक है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, 3 ही प्रकार से हो सकते हैं। तो जैसे लैंगिक असमानता का अर्थ क्या हुआ कि हर एक लिंग वाले, भिन्न भिन्न लिंग वाले व्यक्तियों को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना, ये असमानता हो गई। जैसे लैंगिक असमानता का मतलब आपका सीधा सीधा ये हुआ कि लिंग के आधार पर लोगों के साथ समान व्यवहार ना करना, असमान व्यवहार करना। अगर आप समान व्यवहार, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर सबसे समान व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये एक लैंगिक असमानता का उदाहरण है। लड़के ही पैदा हों, ये लैंगिक असमानता का उदाहरण है।
लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। तो लिंग के आधार पर लोगों के साथ समान व्यवहार न करना, यह एक सामाजिक घटना है जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है और एक लिंग को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि कन्या अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बालक अच्छा है। तो कुल मिलाके किसी को अगर ज्यादा महत्व दिया जाए किसी एक लिंग के व्यक्ति को, तो वो हो गई लैंगिक असमानता। ठीक, अगला सवाल क्या है, प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रक्षेपण पद्धति। अब भैया प्रक्षेपण पद्धति क्या होती है? प्रक्षेपण पद्धति के 3 उद्देश्य होते हैं। एक तो सही निष्कर्ष निकालना, विस्तृत सूचना देना, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, यही 3 उद्देश्य होते हैं। अब चलिए, तो इसको अपने आप से देख लेना थोड़ा सा, इसके बारे में मुझे कम ज्ञान, लेकिन हमें प्रक्षेपण पद्धति के 3 उद्देश्य पता है। क्या होता है? सही निष्कर्ष निकालना होता है, विस्तृत सूचना प्राप्ति होती, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। तो ये आप अपने आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि है इसलिए रखा हमने, थोड़ा सा दिमाग से इस समय उतरा हुआ है। क्या है इसका? संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सुंदर प्रश्न है ये, इसको समझो, बखूबी हम समझाएंगे आपको। संरचनात्मक परिवर्तन भैया क्या होता है? भैया बेटवा सबसे कहेंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि लैंगिक असमानता कर रहे हैं, तो भैया बेटवा सब जो लोग देख रहे हैं। तो संरचनात्मक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, क्या मतलब है? भाई सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचे में अगर कोई मूलभूत परिवर्तन हो जाए तो वो संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है भाई, समाज की एक संरचना है कि समाज में ये निश्चित नियम है, समाज में ये होना है, धर्मार्थ काम 4 पुरुषार्थ, ये इत्यादि तमाम समाज के कल्चर, अपना सामाजिक सांस्कृतिक अपना अलग ढांचा है। तो अगर सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचे में जो मूल परिवर्तन होते हैं, मूल ढांचे में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और जैसे आपने कोई घर बनाया 3 कमरों का, फिर ऊपर से उसके एक कमरे को तोड़ के बरामदा बना दिया, तो एक घर का परिवर्तन हो गया, उसके ढांचे में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक, सामाजिक ढांचे में होने वाले मूलभूत परिवर्तन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अब भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, हिंदू विवाह आदि होने वाले परिवर्तन जो है वो सब संरचनात्मक परिवर्तन है। इनमें अगर परिवर्तन हो जाए, जैसे जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, संयुक्त परिवारों में परिवर्तन हो जाए, हिंदू विवाह में परिवर्तन हो जाए, तो ये सब सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सिंपल सी बात है, सोशल चेंज। सोसाइटी में अगर चेंज आ जाए तो अब इसको जो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको किसी एक लेखक के द्वारा आपको समझाना होगा। ठीक, तो अब जैसे मैकाइवर एवं पेज का हमको याद है, इनकी परिभाषा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। कहा मैकाइवर पेज ने कहा। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं समझिए, कि समाज शास्त्रियों के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से है। केवल इन्हीं में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन होते हैं। भाई समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इन्हीं में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो सामाजिक परिवर्तन है। सिंपल सी बात है। और आप लेखकों के, आप समाज शास्त्रियों के नाम न डालो तो ऐसे लिखो, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसमें समाज में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। काम खत्म। फिर आगे है भू स्वामित्व की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। अब देखो भैया, भू स्वामित्व यानी कि जमीन का मालिकाना हक। भू स्वामित्व क्या होता है? जमीन का मालिकाना हक। से आपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, आप उसके भूस्वामी हो गए, भूखंड के स्वामी हो गए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अब जनसंख्या बढ़ सकती है लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ सकती है। पहले क्या था, जमीन बहुत पड़ी रहती थी, बहुत परती भूमि रहती थी, बहुत ज्यादातर। भाई आदमी गांव में 500 आदमी है, जमीन 500 बीघा है तो 1-1 बीघा हुई। और उसी गांव में 1000 आदमी हो जाए, जमीन 500 बीघा ही रहेगी क्योंकि वो नहीं बढ़ेगी, वो कम पड़ती है। तो
तो अब आधा आधा बीघा उनको लेनी पड़ी। तो ये है भू स्वामित्व। जैसे जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि की समस्याएं भी बढ़ी। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो कृषि की समस्याएं भी बढ़ी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और आज भी बहुतायत मात्रा में जो जनसंख्या है वो कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर निर्भर है। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भूमि की समस्याएं भी बढ़ी और भूमि की आवश्यकता पड़ी, भू स्वामित्व की आवश्यकता पड़ी। भू स्वामित्व की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई तो भूमि की समस्याएं उत्पन्न हुई, तब भू स्वामित्व की आवश्यकता हुई। और भू स्वामित्व के विभिन्न परिवर्तन हमको आज भी देखने को मिलते हैं। समय समय पर भिन्न भिन्न परिवर्तन भू स्वामित्व में होने लगे। ठीक है, अब भूमंडलीकरण के दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकरण का सबसे सिंपल सा सिद्धांत है विदेशी निवेश को छूट अगर मिल जाए। तो जैसे भूमंडलीकरण मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा था अब वो वैश्विक स्तर पर काम होगा। यानी जो वर्क, जो कार्य, जो मार्केटिंग हम इंडिया लेवल पर कर रहे थे अब वो मार्केटिंग अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में करने लगे तो वो होता है भूमंडलीकरण, है ना। अब जैसे हमारा यूट्यूब देख लीजिए, यूट्यूब आप इंडिया में भी देख सकते हैं, आप अमेरिका में भी देख सकते हैं, इंग्लैंड में भी देख सकते हैं। तो पूरे विश्व वैश्विक स्तर पे चल रहा है ना, तो ये भूमंडलीकरण के हिसाब से चल रहा है। अभी जैसे चाइना वालों कहते हैं हम उनका दूसरा ट्यूब बना हुआ है, भाई यूट्यूब नहीं है उनका, यूट्यूब के नाम पे दूसरा कोई प्लेटफॉर्म बनाया है उनको। जैसे वो वहां पे कौन सा तानाशाह है यार, वो कौन बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो तानाशाह जो है वो अपना यूट्यूब चलाए है, वो यूट्यूब यूज ही नहीं करने देता है। तो भूमंडलीकरण का सिंपल सा सिद्धांत है कि विदेशी निवेश को छूट, जब विदेशी निवेश को छूट मिल जाती है तो सिंपल सी बात है वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता है। और जब भूमंडलीकरण को वैश्विक स्तर पर हमारा विदेशी निवेश हो पाता है, ठीक है, तो बाजार और विस्तृत हो जाता है। और सीमा शुल्क, दूसरा सिद्धांत सीमा शुल्कों में कमी कर देना है। सीमा शुल्क में जब कमी होती है तो विदेशों में हमारा राष्ट्रीय बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार के स्तर का हो जाता है। तो जो हमारा सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क में हमको छूट मिल जाती है। जब सीमा शुल्क में कमी आती है तो जो वस्तुएं बाहर से इंडिया में आएंगी वो सस्ती मिलने लगेंगी। सीमा शुल्क जितना ही सस्ता होगा वो वस्तुएं उतनी ही सस्ती होंगी, ठीक है। और जितना सीमा शुल्क महंगा होगा तो उतना ही महंगी वस्तुएं होंगी, तो उसका उपभोग भी कम होगा, तो वस्तुओं का आयात निर्यात भी कम होगा। ठीक, फिर क्या है, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण से आपका क्या आशय है? ठीक, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण से क्या आशय है? तो संस्कृति के क्षेत्र में होने वाले जो भिन्न भिन्न परिवर्तन हैं वो सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत आते हैं। आधुनिकीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। संस्कृति के क्षेत्र में होने वाले जो भिन्न भिन्न परिवर्तन हैं वो सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सब में जो परिवर्तन होता है, इन सब में जो आधुनिकीकरण होता है वही सांस्कृतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। समझ गए आप? चलिए अब लघुत्तरी आएंगे 5 अंकों में भाई, 50 शब्दों में उत्तर लिखना। पुरुषार्थ के प्रमुख पद जानते, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, पुरुषार्थ चतुष्ट होते हैं। ठीक, जनजाति की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो जनजाति की समस्या पर प्रकाश डालने के लिए आपको 4 मूल हेडिंग्स तैयार करनी। सांस्कृतिक समस्या यानी उनका कल्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो समझिए, सांस्कृतिक समस्या, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या। अब आप जानते हैं ट्राइब्स की क्या समस्याएं होती हैं। वो आज भी जनजाति लोग जो जनजाति जीवन व्यतीत करते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें दूरसंचार की गतिविधियां भी नहीं हो पाती, वो अपने आप को अलग समझने लगते हैं, वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं, वो राजनीति से लगाव नहीं रखते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल अलग जंगली समझ लेते हैं, उनका अपना अलग ही खिचड़ी पकती रहती है। तो जनजाति समस्याएं बहुत है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तमाम धार्मिक
धार्मिक तमाम समस्याएं, उनका अपना धर्म अलग कर लेते हैं, सब तमाम चीजें हैं। दलित से आप क्या समझते हैं भाई? दलित तो आप जानते हैं बखूबी, आप दलित खासकर उन लोगों को कहा जाता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको दलित की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो बहुत पहले इनको समाज के तमाम चीजों से अलग कर दिया जाता था, जैसे छुआछूत, भेदभाव का आदि, अस्पृश्यता का भेदभाव इनके साथ होता था पहले, तो ये समस्या थी। मंदिरों में प्रवेश दलितों का नहीं होता था। दलित वही हैं जिनको समझ लो दबाया गया हो, एक ऊंचे तबके के द्वारा, एक ऊंचे तबके के द्वारा जिनको दबाया गया, समाज के तमाम अधिकारों से वंचित किया गया, वह सब दलित थे। संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है भैया? अपने ही धर्म को सबसे बड़ा मानना, महान मानना, और अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। कभी कभी संप्रदाय, यही संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता होती है। कभी कभी इसमें दंगे, आगजनी, हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो ये खैर बहुत बुरी चीज है सांप्रदायिकता। पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है भाई? एक आदमी जो पूर्व के देशों में रहता है, जैसे इंडिया का आदमी अब पाश्चात्य संस्कृति को, वेस्टर्न आइडियाज को अपना रहा है, तो ये हो गया हमारा पश्चिमीकरण। ठीक है, क्या हो गया? पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का मतलब यही है कि पश्चिम के देशों में रह करके वहां की संस्कृति को अपनाना ही पश्चिमीकरण कहलाता है। ठीक, या उन्हें देख देख कर कोई काम करना कि वो भाई वहां के लोग नंगे घूमते हैं, चलो हम भी नंगे घूमें, तो यही तो हो गया पश्चिमीकरण, है ना। तो उनकी तुलना स्वयं से कर लेना, स्वयं भी उन्हीं पश्चिम के देशों की तरह बनना ही पश्चिमीकरण है। ठीक, अब नक्सली आंदोलन क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको कायदे से आप देख के जाइएगा, नक्सली आंदोलन क्या है और क्यों करते हैं ये लोग। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 10-10 अंकों में आपके आएंगे, तो 3 ये करने होते हैं, हाँ 3 करने होंगे। परिवार की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, परिवार से, परिवार वाला टॉपिक पूरा याद करके जाना, कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसेगा। भूमंडलीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है। और धर्म, देखिए यहां पर वही प्रश्न रखे गए उन्हीं टॉपिक से जहां जहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षतावाद की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सामाजिक हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह आपको मैंने ये सामाजिक अर्थात समाज शास्त्र का मॉडल पेपर 2025 नवीन पैटर्न पर आधारित, न्यू मॉडल पेपर, न्यू सिलेबस पर आधारित हमने करा दिया है। यदि कहीं पर आपको त्रुटि लगती है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं हमारी मुख्य विषय हिंदी है और हम हमेशा आपको हिंदी और संस्कृत 2 मुख्य विषय ही पढ़ाते हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने हमें चैट बॉक्स में चैट भर ही दिया कि सर करा दीजिए, परीक्षाएं सिर पे मंडरा रही हैं, है ना, तो परीक्षा रूपी बाज सिर पे मंडरा रहा है, हमको मॉडल पेपर बता दो, पैटर्न बता दो। तो बताना पड़ता है, और जब हम बताते हैं तो भैया पूरे चीजों को समझ के ही बताते हैं कि आपको समस्या ना हो, कम से कम हम आपके लिए मेहनत करें तो ये सार्थक सिद्ध हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडल पेपर प्लेलिस्ट 2025 के लिए हमने बना रखी है, तो उसमें अपने विषय के सारे मॉडल पेपर जरूर देखें, क्योंकि परीक्षा में बहुत काम आते हैं।